स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी वाली। तो देखिएगा, इसका सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं किया अपना सिलेबस कंप्लीट तो प्लेलिस्ट के थ्रू कर लीजिएगा। जितने टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं उतने सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और ओनली वही टॉपिक्स जो है स्किप किए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप ये वाले कमेंट्स ना करें कि दी आपने ये वाला टॉपिक नहीं कराया, ये वाला टॉपिक नहीं कराया, क्योंकि फिर अलग अलग सबको रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता और फिर आप डाउट में रह जाते हो कि पता नहीं दी ने क्यों नहीं कराई ये सभी टॉपिक्स। ठीक है, मेनली मैं बात कर रही हूँ जो आपकी शाइलोस थ्योरम है, लास्ट वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसमें जो टॉपिक्स हैं तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही मैंने कराए हैं, जो कि बीएससी लेवल के आपके नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो ही नहीं कराए। ठीक है, तो इसलिए जितना करा दिया उतना सफिशिएंट है, आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर लीजिए। और एक बात, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने, तो आप सभी के कमेंट्स आते कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दीजिए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले इस कंप्लीट बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं वो। एक बात मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बुक में से ही बनते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, थ्योरम्स का ही नहीं पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने आते होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कहां से कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया। इस बुक के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करा दूंगी, चारों यूनिट के जितने भी बुक में गिवन है। तो इसके बाद में आपकी वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी मेरी साइड से। इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, दिक्कत रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से करा होगा तो क्वेश्चंस भी आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं किया होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस देखते जाएं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, The identity mapping I of G is called a dash automorphism of G। यानी कि जो G क्या है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, तो इन्होंने कहा है कि ग्रुप G की जो आइडेंटिटी मैपिंग है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का क्या बोलते हैं। आपको बताया था कि वो क्या कहलाती है हमारे पास में, ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। कब? अगर जो भी मैपिंग है G की वो कैसी हो, आइडेंटिटी मैपिंग हो। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो जब सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था उसमें ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वही लिखाई थी कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होता क्या है। तो उसमें लास्ट में मैंने एक लाइन लिखाई थी नोट करा के, किसी भी ग्रुप की अगर मैपिंग किस पे हो रही है, आइडेंटिटी मैपिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, नॉर्मल और यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर। इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म का, किसका, एक इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है उनका ऑर्डर क्या होगा। यानी कि इन्होंने कहा है कोई भी एक आपके पास में क्या है, इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा जी का, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आपको याद हो, आई थिंक आपको कोई एग्जांपल या क्वेश्चन ही था कि प्रूव दैट द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ एन इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, इस तरीके से था क्वेश्चन। यानी कि कोई भी इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप है उसके लिए जब आप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालोगे तो वो कैसा होता है, एबिलियन होता है। तो उसमें मैंने आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराई थी, एक एबिलियन की और उसमें हमने ऑर्डर भी निकाला था, जो कि क्या निकल करके आया था, 2 निकल करके आया था। इसके बाद में जिसको भी डाउट रहा था फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर में और आपको अच्छे से क्लियर करके बताया था कि 2 आपका आया कैसे है। तो बार बार डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको भी पता है इतना टाइम नहीं होता। लेक्चर्स देख लेना, 3rd या 4th लेक्चर के अंदर ही आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ध्यान रखिएगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। किस कंडीशन में, जब हम इनफाइनाइटली साइक्लिक ग्रुप लेंगे तो जब हम उसका ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे जी से तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑल्सो ये होता कैसा है, एबिलियन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल अपने ऑप्शंस पे चलते हैं, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है 2, तो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज,
देखो अभी इस वाले जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उसके अंदर ये इंक्लूड था। अभी मैंने बताया था कि हमने प्रूफ क्या किया था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका जब हम ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं उसके ग्रुप का तो वो कैसा होता है हमारे पास में एबिलियन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से दो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। एक तो ये कि वो क्या होता है एबिलियन, ऑल्सो जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज, जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, एबिलियन होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, यदि G1 और G2 क्या है, कोई भी दो ग्रुप्स है, सो देन G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 इज, ये किसके इक्वल होगा। ये आपकी एक थ्योरम है तो इसमें आपको याद रखना है अगर G1 और G2 कोई भी दो ग्रुप्स है, ठीक है, और G1 की हमने मल्टीप्लाई करी E2 क्या है जो हमारे पास में सेकेंड हमने ग्रुप लिया उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, इंटरसेक्शन करेंगे अगर हम इसकी किसके साथ में, कोई भी ग्रुप G2 है और उसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट E1 की, ठीक है, E1 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ग्रुप किसका G1 का। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि E1 और E2 इसके अंदर क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो आपको पता है इंटरसेक्शन होता है, एक यूनियन होता है, यूनियन के अंदर क्या होता है सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो सिमिलर हो। मान लो ए हमने मान लिया कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 2 3, बी मैंने कोई सेट मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 3 4, मैंने कहा आपसे ए यूनियन बी निकालो, तो यूनियन के अंदर क्या आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा, यानी कि जिसके अंदर सभी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो। वहीं अगर मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो आप क्या कहोगे, जो एलिमेंट दोनों में कैसे है, कॉमन है, सिर्फ वही एलिमेंट इसके अंदर लोगे, तो 2 और 3 आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों ग्रुप्स के लिए सेम होगा, तो इसके लिए जो इंटरसेक्शन निकल करके आएगा वो क्या आएगा E1, E2। तो ऑप्शंस अपने मैच कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ग्रुप G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स H एंड K, देन H एंड K हैव ओनली द डैश इन कॉमन। क्या कहा क्वेश्चन में कि यदि ग्रुप G कैसा है, एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से लिए, H और K। सो उस कंडीशन में जो H और K हैं उनमें क्या कॉमन होगा, H यूनियन F आइडेंटिटी ब्रैकेट या फिर कोई भी नल ब्रैकेट मान लो, नल सेट मान लो, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी बताया भले ही आप मान लो G हमारे पास में कोई भी ग्रुप है, हमने कहा इसके दो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं H और K, तो अगर हम H और K की बात करें, इनका हमने क्या किया, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किया, डेफिनेशन आपको लिखाई थी, बोला था क्वेश्चन इस पे नहीं आते लेकिन डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं। तो इन्होंने कहा है किसी भी ग्रुप के यदि H और K हमने दो सब ग्रुप मारे तो इन दोनों के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा कॉमन क्या होगा इनके अंदर, तो आप कहोगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इट मींस आपके पास में क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ G be a group and A, B belongs to G, then the element A inverse B inverse is the commutator of। देखो आपको कॉम्यूटेटर ग्रुप की भी मैंने डेफिनेशन लिखाई थी। अब ये सभी बातें उनको समझ में आएंगी जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने चैप्टर ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में। तो मैं आपको फिर से ये बात बोल रही हूँ कि वीडियो को अभी यहीं पे रोक दो, पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद में देखना, भले डेफिनेशन क्लियर कर लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि यदि G कोई भी ग्रुप है तो A भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, G को बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट लिया A B A इनवर्स B इनवर्स, ये कॉम्यूटेटर होगा किसका, जो हमारे पास में दो एलिमेंट है A और B, इनका कॉम्यूटेटर होगा। तो इट मींस इसमें आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ G डैश इज द कॉम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप G देन G इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ, यानी कि G डैश क्या है, कॉम्यूटेटर है किसका, ग्रुप G का। तो उस कंडीशन में G हमारा एबिलियन कब होगा, इसके लिए कंडीशन बताई थी आपको कि अगर G क्वेश्चन में हमसे कहा है G डैश क्या है, कॉम्यूटेटर ग्रुप है किसका, G का, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो G है
जी है वो हमारा एबिलियन होगा। और एबिलियन के लिए आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर जी डैश हमारा किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो इस कंडीशन में हम जी को क्या बोलेंगे, एबिलियन बोलेंगे। अब अपने ऑप्शंस एक बार मैच कीजिएगा। तो अच्छा एक सेकंड ध्यान देना, इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन में इन्होंने चेंज कर रखा है, ई इधर लिख रखा है और जी डैश इधर लिख रखा है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों है तो एक्चुअल में आपस में इक्वल ही। आपको पढ़ाया मैंने ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी डैश इज द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी देन, यदि जी डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, तो क्या होगा। इसके लिए दो ऑप्शंस थे, मतलब दो इसके लिए क्या थी, प्रॉपर्टीज थी कि जी डैश जो है वो हमारा कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप जी का। उस कंडीशन, किस कंडीशन में, कि फर्स्ट तो क्या है कि जी डैश कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जी में जी डैश इज नॉर्मल इन जी। और इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि जी अपॉन जी डैश कैसा होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। यही तो दो कंडीशंस बताई थी, क्या कि अगर जी डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर जी डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उस कंडीशन में जी डैश नॉर्मल होगा जी में, और जी अपॉन जी डैश कैसा होगा, एबिलियन होगा। तो ऑप्शंस अपने मैच कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इफ जी डैश इज द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, यदि जी डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, सो देन जी माइनस जी डैश इज एबिलियन, जी इज एबिलियन, जी अपॉन जी डैश। देखो आपको कौन सा बताया, जी अपॉन जी डैश इज एबिलियन। जी डैश अगर कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, तो उस कंडीशन में जी अपॉन जी डैश कैसा होगा हमारे पास में, एबिलियन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो थ्योरम्स के स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको क्लास में कराती हूँ और बोलती हूँ कि ओनली स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव वालों को, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके पुट अप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी थ्योरम्स के स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए और जो क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ वो भी याद होने चाहिए, बाहर से आपका कुछ भी नहीं आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इफ f इज अ फील्ड एंड fx, gx आर टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ fx, सो देन डिग्री ऑफ fx इंटू gx इज इक्वल्स टू। क्या कहा इन्होंने, यदि f क्या है, कोई भी फील्ड है, और fx और gx क्या है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट है किसके, fx के। fx क्या हो गया हमारे पास में, f क्या हो गया, फील्ड हो गया, उसके कोई भी दो एलिमेंट, और वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि उनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से माने हमने, fx और gx मान लिए। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम डिग्री निकालें किसकी, fx इंटू gx की, अगर हम डिग्री निकालें किसकी, fx इंटू gx की, तो ये हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखो, डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ fx माइनस डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ fx इंटू डिग्री ऑफ gx, या नन ऑफ दीज। तो कौन से होता है, फॉर्मूला क्या लिखा था आपको इसका, कि डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो आंसर मैच कर लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर वन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक। देखो इन्होंने कहा है यहाँ पे ना, ये 1 नहीं होगा, पहली तो बात ये नन होगा, ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने मिस्टेक कर रखा है, मिसप्रिंट हो रहा है। तो देखो इन्होंने कहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा रिड्यूसिबल होगा किस फील्ड के ऊपर। एक बात बताओ, जब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको कराया था ये वाला क्वेश्चन कि द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ Z5। इस फॉर्म में कराया था। Z क्या होते हैं हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किस फील्ड के ऊपर क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा, तो किसके ऊपर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वाले चैप्टर में मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे और बोला था आते भी हैं। तो देखो अगर आपको सॉल्यूशन करना आता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस भी कर लोगे आगे आने वाले, और नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है आपके सामने, इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है किसका, फील्ड का, और एफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोई भी फील्ड है, एफ किसको नोट कर रहा है, फील्ड को। एंड ए बिलोंग्स टू एफ, और ऑल्सो ए हमने कोई भी एलिमेंट मान लिया जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एफ को, फॉर अ फील्ड एफ, किसी भी फील्ड एफ के लिए। सो देन एक्स माइनस ए डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली, यानी कि इन्होंने कहा है एफ एक्स हमारे पास में, ठीक है, कोई फील्ड हो गई, हमने माना एफ ऑफ एक्स क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, ऑल्सो हमने ए मान लिया किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एफ को। तो इस कंडीशन में एक्स माइनस ए जो है वो डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स को इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, ये हमारे पास में वैसे तो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि ऐसा कब होगा, यदि हमारे पास में एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल। यदि एफ ऑफ ए हमारे पास में जीरो आता है तो उस कंडीशन में एक्स माइनस ए डिवाइड करेगा किसको, एफ ऑफ एक्स को। तो ये आपको याद रखना है, ये मत पूछने लगना कि कहाँ से आ गया, ये थ्योरम के स्टेटमेंट है बुक से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, आई होप अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे एक्सरसाइज के तो इसको भी आप कर लोगे। क्वेश्चन में कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर, ऑल्सो जी एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में कोई भी दो पॉलिनोमियल है ओवर द रिंग आपको दी हुई है i8, यानी कि इंटीजर्स का सेट है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 और एडिशन मॉडुलो भी 8 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, आपको ये चीज निकालनी है कि क्या होगी क्वेश्चन में। वैसे तो आप देखिएगा ये आपको क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल कुछ भी एक होगा, देख लेना क्या है, नहीं है तो अभी इसको सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं ली क्वेश्चंस को सोल्व करने वाली तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इनको सोल्व करोगे तो आपको किस अकॉर्डिंग सोल्व करना है, कि अगर हमें प्लस करना है तो आप डायरेक्टली प्लस नहीं करोगे, एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में आप सोल्व करोगे। अब एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में कैसे सोल्व करते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लो कि सपोज दैट मैंने कहा 2 में 4 को ऐड करो, आप कहोगे 6 आ गया, लेकिन मैं कहूं एडिशन मॉडुलो 8 के रिस्पेक्ट में इन दोनों को ऐड करो, तो आप कहोगे 2 और 4 कितना हो गया, 6 जो है वो हमारा 8 से बड़ा है छोटा, तो आप कहोगे छोटा, तो आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसको एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में सोल्व करो तो आप देखोगे 2 और 4 कितने हो गए, 6, इस 6 और ये वाला इक्वल है, तो 6 से आप 6 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, इट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे छोड़ो, मैंने कहा एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में सोल्व करो, ऐड करके कितना आया, 6, तो इस 6 को आप इस मॉडुलो से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि पूरी तरीके से कट रहा है, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एडिशन मॉडुलो ले रही हूँ 4, तो 2 और 4 6 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 से क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सेम ऐसी मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 होता तो 2 4 जा 8, फिर 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 8 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाता, 0। यहाँ पे होता मान लो 5, तो 2 4 जा 8, 8 से आप 5 को डिवाइड करते, ठीक है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचता, 3 बचता, तो आंसर कितना आ जाता, 3। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो इनको हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है, एक एक्स वाली एक एक्स स्क्वायर वाली, इसको भी पहले आप इसी फॉर्म में अरेंज कर लो, 6x 4x स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर की फॉर्म में। देखो 2 में 0 ऐड करो, यहाँ पे साइन कौन सा लोगे आप, हमें लेना है एडिशन मॉडुलो 8, इसके लिए सोल्व करोगे, 2 में 0 ऐड करो, कितना आएगा, 2,
2 8 से छोटे टर्म है तो 2 हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा। फिर देखो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8x, 8x आ गए, यानी कि 8 को डिवाइड करोगे 8 से तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0x। फिर नेक्स्ट टर्म देखो 4 और 4 ऐड करोगे कितना आ गया 8, 8 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचा 0, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म आ गई 0x²। सोल्व करके कितना आया 2। इट मींस f of x प्लस g of x की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री निकालनी है इसकी। तो जब आप डिग्री निकालोगे f of x प्लस g of x की, तो मैं पूछूंगी डिग्री क्या आई। डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो भी आपके पास में वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि अगर सपोज दैट यहाँ पे ये किस फॉर्म में होती 2 + 3x + 4x², तो मैं कहती कि ये हमारे पास में पॉलिनोमियल बन रहा है और इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास में 0, क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में आप ये मान करके चल सकते हो x की पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप ये मान लो कि जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारे पास में किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये आपको पता है। लेकिन जब हमने देखा सभी हमारे पास में टर्म क्या है 0 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कांस्टेंट के लिए आप कुछ भी नहीं लोगे, क्लियर है बात। तो ये इस तरीके से आएगा सॉल्व करके। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे कि आपको दिया गया होगा कि आपको फाइंड करना है डिग्री ऑफ f of x प्लस g of x, लेकिन आप कहां तक सॉल्व करोगे f of x प्लस g of x तक, आंसर आ जाएगा आपका 2 और आप ऑप्शन नंबर सी पे क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। और इस चक्कर में फिर आप उसका अपना 1 मार्क्स जोड़ लोगे कि हमें मिल गया, लेकिन वहां पे वो कट जाएगा। समझ में आ गई बात। तो डिग्री कहाँ है, तो डिग्री निकाल लोगे। अगर सिर्फ आपसे कहता कि f of x प्लस g of x निकालो तो आपका आंसर क्या आता 2 आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन आइडियल S ऑफ द यूक्लिडियन रिंग R इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई भी आइडियल रिंग है R, उसका जो क्या होगा आइडियल होगा, यानी कि S वो मैक्सिमल होगा किस कंडीशन में। फर्स्ट है S इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ R। देखो फर्स्ट कंडीशन तो है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करिए कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि S जो है वो जनरेटेड होगा किससे, किसी भी प्राइम एलिमेंट से। R जो है हमारे पास में यूक्लिडियन रिंग, उसके किसी भी प्राइम एलिमेंट से जनरेट होगा क्या S, जो भी हमारे पास में आइडियल होगा। तो फर्स्ट ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करे, तो इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही क्या है करेक्ट आंसर है। तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है अ पॉलिनोमियल रिंग ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। कोई भी पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर्स के ओवर प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। बी है द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सी है एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। डी है पॉलिनोमियल रिंग ओवर एन आर्बिट्ररी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि एवरी फील्ड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। क्या होता है ये हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, ठीक है। इसके बाद में अपने बी ऑप्शन पे आओ कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, रिंग ऑफ इंटीजर्स वो भी हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग को शो करता है वो भी हमेशा क्या करता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग को शो करता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है डी वाला, अ पॉलिनोमियल रिंग ओवर एन आर्बिट्ररी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये बात हो रही थी ओनली फील्ड की कि प्रत्येक फील्ड जो होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है।
फिर हमने कही कि जो रिंग होती है इंटीजर्स की, रिंग होती है इंटीजर्स की, वो भी कैसी होगी ऑलवेज। अब मैं कहूँ रिंग ऑफ इंटीजर्स होता क्या है, तो उसके अंदर आप 3 एलिमेंट्स लेते हो, एक तो इंटीजर्स ही होता है, एक आपके पास में एडिशन होता है, और एक क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ऑपरेशन हमारा कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है रिंग। और इंटीजर्स का सेट सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है रिंग की, इसलिए हम कहते हैं कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो ऑल्सो क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई होगी। ऑल्सो जो प्रत्येक फील्ड होता है, फील्ड कोई सा भी ले लो आप, वो भी आपका क्या होगा हमेशा प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। लेकिन जब बात आ जाती है पॉलिनोमियल रिंग की, किसकी, पॉलिनोमियल रिंग की, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है माइंड में हमेशा के लिए कि जब बात पॉलिनोमियल रिंग की आती है तो किसी भी आर्बिट्रेरी फील्ड के ऊपर, किसी भी आर्बिट्रेरी फील्ड के ऊपर, चाहे आर्बिट्रेरी वर्ड दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, तो किसी भी फील्ड के ओवर जो प्रिंसिपल रिंग होती है, जो पॉलिनोमियल रिंग होती है, वो तो क्या होती है हमेशा प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। क्या होती है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है एवरी, एवरी का मतलब प्रत्येक फील्ड होगी आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो इसीलिए इसके ओवर अगर हम कोई पॉलिनोमियल रिंग लेंगे वो भी क्या होगी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगी। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि रिंग ऑफ इंटीजर्स बहुत सारे केसेस में क्या होती है प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है, लेकिन हर कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसीलिए जो पॉलिनोमियल रिंग होती है किसके ओवर, पॉलिनोमियल रिंग ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं होती, इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं होती। अब इनके थ्रू आप अपने ऑप्शंस मैच कर सकते हो। एक बार देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर ये दोनों कंडीशन याद हो गई तो इनमें आप अपने आप डिफरेंस निकाल सकते हो। प्रत्येक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, तो इसके ओवर अगर हम कोई अनदर पॉलिनोमियल रिंग लेंगे फील्ड के ओवर, वो भी हमारे पास में क्या निकल कर के आएगी प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ऑल्सो जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए इसके ओवर जो पॉलिनोमियल रिंग होगी वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं होगी। क्लियर है बात। तो देखो इन्होंने जो सेकंड ऑप्शन बोला इसमें इन्होंने कहा कि रिंग ऑफ इंटीजर्स प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, हाँ जी होता है। प्रत्येक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, हाँ जी होता है। कोई भी पॉलिनोमियल रिंग ओवर एन आर्बिट्रेरी फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि पॉलिनोमियल रिंग ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स, क्या ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, नहीं होता। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछना था, बताना था कि स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इनकरेक्ट आंसर है, तो इसलिए वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा सही नहीं है, तो इसलिए वही क्या है हमारे लिए सही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाली बात, माइंड में हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना ऑप्शंस देख करके। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx एंड gx बी 2 पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड f, यदि fx और gx क्या है, कोई भी 2 पॉलिनोमियल है किसी भी फील्ड के ओवर, और डिग्री ऑफ fx एंड gx बी 2, fx और gx की जो डिग्री है वो क्या दी हुई है 2 और 3 दी हुई है, तो आपको डिग्री निकालनी है fx इंटू gx की। ध्यान से देखना, उन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ fx एंड डिग्री ऑफ fx इन्होंने कहा कितनी है 2 है, और डिग्री ऑफ gx इन्होंने कहा कितनी है 3 है, तो उन्होंने कहा है डिग्री निकालनी है किसकी fx इंटू gx की, ये हमें निकालनी है। अभी आपको अगर याद हो तो फर्स्ट था शायद से, इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन कराया सेकंड चैप्टर का, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि डिग्री ऑफ fx इंटू gx, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx के, यही फॉर्मूला लिखाया था। डिग्री ऑफ fx कितनी है हमारे पास 2, और डिग्री ऑफ gx हमारे पास कितनी है 3, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शंस अपने मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चंस देखा करो कि कौन सा किस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कैसे हम अपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट fx एंड gx be 2 polynomial over the ring, this the leading coefficient of fx and gx is, आपको leading coefficient बताना है किसका, fx और gx का। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, fx और gx आपको दिए हुए हैं, डायरेक्ट लिख दूं मैं,
हमें क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है fx और gx की। तो fx आपको क्या गिवन है, 2 प्लस 5x प्लस 3x²। देखो ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ एक्सरसाइज के, और जो भी आपके एग्जांपल्स वगैरह उनको खुद भी कर लेना एक बार प्रैक्टिस के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, ताकि अगर इनसे अलग भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाओ सोल्व। fx ये है हमारे पास में, इंटू gx की वैल्यू क्या गिवन है, 1 प्लस 4x प्लस 2x²। ठीक है, हमें लीडिंग कोफिशिएंट बताना है fx इंटू gx का, तो पहले में ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ऑल्सो आपको गिवन है जो रिंग है वो किसकी दी हुई है, इंटीजर्स की दी हुई है, और I6 एडिशन मॉडुलो 6 दिया हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 गिवन है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आता है आप सभी पे, देखो सबसे पहले 2 है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x वाली, यहाँ पे x² वाली, यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x²। अगर हम इन्हें सॉल्व करें, 2 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 1 जा 2। ऑल्सो यहाँ पे आप क्या लोगे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 का यूज करोगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ पे इधर की साइड एक बार लिख देती हूँ, आप पहले फॉर्मूले देखिए, उसके बाद में ही हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि मॉडुलो वाली मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल वाली मल्टीप्लिकेशन से क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एडिशन तो हमारा इजीली हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सॉरी डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप सोल्व करोगे। तो देखो आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर हम fx और gx कोई भी हमारे पास में दो पॉलिनोमियल है और इनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है d0 x की पावर 0 d1x प्लस d2x² प्लस d3x³ इस टाइप से टर्म्स हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती हैं। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो हमारे पास में टर्म है d0 d1 d2 d3, ये वैल्यूज हमारे पास में कहाँ से आएंगी, तो आपको याद रखना है कि dn हमारा किसके इक्वल होता है, a0 bn प्लस a1 bn माइनस 1 प्लस a2 bn माइनस 2, और इस टाइप से हमारी जो टर्म्स है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से bn से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे n के प्लेस पे 0 रखोगे तो d0 1 पुट करोगे तो d1 2 पुट करोगे तो d2, इस तरीके से हमें सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें fx और gx की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें क्या निकालना है, d0 x टू द पावर 0। तो देखो यहाँ से d0, सबसे पहले d0 की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। a0 की वैल्यू क्या है हमारे अकॉर्डिंग, देखो ये जो a0 a1 a2 है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा किस फॉर्म का होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें a x टू द पावर 0 प्लस, यहाँ से आप ये मान करके चल सकते हो a0 x टू द पावर 0 a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x² प्लस a3 x³। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कहूं हमें a0 की वैल्यू चाहिए, तो a0 क्या होगी, जो x0 का कोफिशिएंट होगा। दोनों से देखो, यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, दो एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 का यूज करोगे। इनटू में क्या आएगा आपके पास में bn, हाँ ठीक है, ये देखो कहाँ से आए हमारे पास में a0 और ऑल्सो, चलो मैं आपको पहले फॉर्मूला ही बना दूं, ये हमारे पास में टर्म आ जाएगी d0 इज इक्वल्स टू a0, और यहाँ पे n के प्लेस पे आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, b0। फिर नेक्स्ट देखो a1, यहाँ पे 1 पुट कर दो, सॉरी 0 पुट करोगे, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास में, -1। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सोल्व करोगे तो आपको सिर्फ वहीं तक टर्म लेनी है जहां तक टर्म्स जो है bn की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए, जहां पर भी निगेटिव में चल जाएगी वो टर्म्स आपको नहीं लेनी। तो हमने देखा यहाँ पे 0 पुट करने पे हमें -1 मिल रहा है, तो आप इस टर्म को नहीं लोगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए सोल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो a0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट कितना है, 2 इंटू b0, क्या मिलेगा यहाँ से हमें, b0 मिलेगा। तो b0 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो सेकंड वाला कोफिशिएंट है, इसके एलिमेंट a के होंगे, इसके एलिमेंट b के होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने fx को a की फॉर्म में लिखा है, सेम ऐसे आप gx को b की फॉर्म में लिखोगे, a को रिप्लेस कर दोगे b से, तो b0 की वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और हमें पता है कि हमारे पास में रिंग है इंटीजर्स की, तो इसलिए हमें क्या लेना है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 यूज करना है। अब देखो 2 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 6 से कैसा है, छोटा है, तो क्या आएगा, सॉल्व करके 2 आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आप सभी को, किस तरीके से सॉल्व करना है।
फिर क्या है, प्लस साइन लगा दो जी। अब हमें चाहिए D1 की वैल्यू, तो D1 के लिए देखना सोल्व करके क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे A0, Bn की वैल्यू 1 रखोगे तो B1, A1 1 माइनस 1 0 यानी कि B0। इसका मतलब हमें D1 के लिए क्या क्या चाहिए, A0 की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 B1 क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा। B ध्यान रखना दूसरे वाले सेट से लेना है, तो कितना है 4 है। उसके बाद में फिर प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे हल्का सा ठीक कर लेना, ये हम पूरा इस D1 के लिए कर रहे हैं, तो इस D1 के लिए करोगे तो प्लस भी कौन से वाला होगा, एडिशन मॉडुलो 6 वाला होगा। अगर आप इन प्लस के साइन को ले रहे हो तो ये तो आपके डायरेक्टली लिखे जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप से कोई भी टर्म सोल्व कर रहे हो तो वहां पे आपको इन वाले ऑपरेशंस का ही यूज करके सोल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 5 है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 B0 की वैल्यू क्या है 1 है। ये हमारे पास में टर्म जो है वो सोल्व करके किसके लिए आएगी, D1x, तो यहाँ पे ये हमारे पास में आ गया x के लिए, क्योंकि ये हमारे पास में वैल्यू थी किसकी, D1 की। अब मैं कहूँ नेक्स्ट है प्लस साइन D2 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा A1 B1, क्यों 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी A2 B0। इससे आगे चलोगे तो निगेटिव में चली जाएगी, तो यानी कि हमें सिर्फ यहीं तक सोल्व करना है। देखो A0 की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है, यहाँ से 2 है, थोड़ा सा इधर लिख दूं ताकि सारा इजीली आ जाए। यहाँ से देखो A0 की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, B2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 2 है। फिर एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ से देखो A1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 5 है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, B1 की वैल्यू आपके पास में क्या है 4 है। फिर एडिशन मॉडुलो 6, A2 की वैल्यू आपके पास में 3 है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, B0 की वैल्यू कितनी है 1 है। ये कंप्लीट सोल्व करके हमारे पास में किसके लिए आया, x स्क्वायर के। फिर हमें D3 की वैल्यू निकालनी है, 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, और नेक्स्ट टर्म और इंक्लूड हो जाएगी हमारे पास में ये वाली। अब इसके अकॉर्डिंग देखो B3 क्या एग्जिस्ट कर रहा है x की क्यूब वाली टर्म, नहीं, तो ये 0 हो गई, क्योंकि इसमें ये 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 0 ही आएगा। B2 और A1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर A2 B1 हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है, A3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि x क्यूब वाली टर्म नहीं है, जब x क्यूब नहीं होगा तो A3 भी नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों तो 0, तो सिर्फ हमारे पास ये बचेंगे, इनके लिए हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, B2 की वैल्यू कितनी है 2 है, एडिशन मॉडुलो 6, फिर नेक्स्ट देखो A2 की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, और B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, और ये हमारे पास में सोल्व करके किसके लिए आएगा, x क्यूब के लिए आएगा। मैं कहूं D4 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाएंगी, 4 3 2 1, और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो B4 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, इसका मतलब ये 0, ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो ये 0, ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। A3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, A4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास में नेक्स्ट आ जाएगा क्या, A2 मल्टीप्लाई B2। A2 कितना है 3, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, B2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास में किसके लिए सोल्व होकर के आएगा, x⁴ के लिए। अगर मैं कहूँ D5 निकाल सकते हो आप, तो 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 2 1 और 0। अब बताना कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, B5 है, नहीं है, B5 कब होगा, जब x⁵ एग्जिस्ट करेगा, वो नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 0, B4 0, B3 0, A3 0, A4 0, A5 0, तो सभी एलिमेंट्स क्या हो गए 0। इसका मतलब हमें इससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है कोई भी दिक्कत है दोबारा वीडियो को देखो, फिर भी समझ में ना आए तो जहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कराए हुए हैं ना, वहां से देख लेना। देखो अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 4 8, 8 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, एडिशन मॉडुलो 6, 5 1 5, 5 6 से छोटा है तो 5 एज इट इज इनटू x। नेक्स्ट हम देखो 2 2 4, 4 6 से छोटा है तो 4, एडिशन मॉडुलो 6, 5 4 20, 6 से आप डिवाइड करोगे 20 को, 6 3 18, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, एडिशन मॉडुलो 6, 3 1 3,
3 हमारा 6 से छोटा है इसलिए ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। 5 2 जा 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 4। 3 4 जा 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी 0। ये किसके लिए था एक्स क्यूब के लिए। इसको देख लो 3 2 जा 6, 6 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑल्सो और सोल्व कर लो। 2 और 5 क्या हो रहे हैं ऐड, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 7 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1 तो ओनली एक्स। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 0 में 3 ऐड करोगे 3, 3 6 से छोटा है तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। 4 में 0 ऐड करोगे 4, 4 6 से छोटा है तो इसलिए हमारे पास में 4x क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल करके आई किसकी fx इंटू जी एक्स की। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा था कि हमें लीडिंग कोफिशिएंट बताना है fx और fx इंटू जी एक्स का, तो हमने fx इंटू जी एक्स की वैल्यू निकाल ली। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल आएंगे उसमें जो भी वैल्यू ऐसी होगी वेरिएबल में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट आपका क्या कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। मैं पूछूं इसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो है वो कौन सी है तो आप कहोगे 4x क्यूब है क्योंकि इसके अंदर x क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सभी में x स्क्वायर है, x है, x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो कौन से टर्म की है x क्यूब की, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो इसका मतलब fx इंटू जीएक्स का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर्स मैच कीजिए, इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं भाई सब्जेक्टिव वालों के भी आते हैं इस टाइप से, ऑब्जेक्टिव वालों के भी आते हैं। बस ये बात है कि ऑब्जेक्टिव वालों को आपको कह देगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ले लो, नहीं लिया तो, कि सब्जेक्टिव वालों को आपको कह देता है कि फाइंड और आपको कह देता है कि मतलब डैश करके 4 ऑप्शन दे देता है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, और तुक्के नहीं लगाने। जो क्वेश्चन आप पे आता है उसके तुक्के मत लगाना, सोल्व करके जरूर देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of x दिस एंड g of x इज इक्वल्स टू दिस और h of x इज इक्वल्स टू दिस बी द पॉलिनोमियल्स ओवर द रिंग दिस, देन आपको सोल्व करना है। fx दे रखा है, gx दे रखा है, ऑल्सो hx दे रखा है, तो आप निकाल लोगे, सोल्व करोगे। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन तो आपको ही करने के लिए देना चाहिए बट करा रही हूं, देख लो एक बार। हमें क्या क्या निकालना है, आप चारों ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हो। हमें f of x प्लस g of x की तो डिग्री देखनी है, एक हमें fx इंटू जी एक्स की डिग्री देखनी है, एक हमें hx इंटू hx की डिग्री देखनी है। उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि क्या रिलेशन एग्जैक्ट बैठेगा चारों में से। तो सबसे पहले fx प्लस gx निकाल लो। देखो आपको दिया हुआ है fx है 2 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर, ये हम निकाल रहे हैं fx प्लस gx। ठीक है, ये टर्म आ गई, और gx कितना है 2x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें दे रखी है रिंग किसकी, इंटीजर्स की, जिसके अंदर एडिशन मॉडुलो 8 एग्जिस्ट कर रहा है। 2 में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 0 लेट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था क्या मैंने अभी, देखो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था और उसमें जो डिग्री निकाली थी, क्वेश्चन नंबर देख लेना 4, अभी कराया आपको ऑब्जेक्टिव में ही। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें हमने डिग्री निकाली थी इसकी, तो डिग्री निकल के हमारे पास में क्या आई थी 0। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकती हूँ कि डिग्री ऑफ fx प्लस gx जो है वो तो कितनी आ गई थी हमारे पास में 0 आ गई थी सोल्व करके, क्योंकि इसको सोल्व करके हमारे पास में 2 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर कुछ इस तरीके से बैठा था, कांस्टेंट टर्म आई थी, इसलिए डिग्री क्या आ गई थी 0। तो ये तो हमारे पास में निकल गई, दोबारा में नहीं निकाल रही। नेक्स्ट देखो fx इंटू जी एक्स की हमें डिग्री निकालनी है। देखो सोल्व तो आप कर लोगे, fx इंटू जी एक्स कैसे निकलेगा, एडिशन मॉडुलो सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 के रिस्पेक्ट में आप कर लोगे। मैं आपको डायरेक्टली लिखा रही हूँ और फिर रिलेशन बता दूंगी, एक सेकेंड रुकना। अच्छा देखो, ये आपका ना एग्जाम्पल भी है पेज नंबर 41 पे, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे करके बता रही हूँ, सॉल्व आप अपने आप करके देखना, ना समझ में आए तो एग्जाम्पल से देख लेना। और जो पीडीएफ है इस बुक की वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। तो देखो अगर आप fx इंटू जी एक्स की डिग्री निकालते हो, fx इंटू
gx की डिग्री, तो ये आपकी किसकी इक्वल आएगी निकल करके 2 के इक्वल आएगी। और अगर आप hx इंटू hx की डिग्री निकालते हो, hx इंटू hx की डिग्री निकालते हो तो ये भी आपके पास में 0 आएगी। अब अपने ऑप्शन देखो, इन्होंने कहा है डिग्री ऑफ fx प्लस gx ग्रेटर देन होगी डिग्री ऑफ fx इंटू gx से, तो ये तो 0 है, ये 2 है, तो ये तो बड़ी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ hx इंटू hx, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ रहा है क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। चलो बाकी की भी मैच कर लेते हैं। इसकी डिग्री लेस देन होगी इससे, नहीं, क्योंकि दोनों की इक्वल आ रही है 0 0। फिर नेक्स्ट है इसकी डिग्री इक्वल होगी इसके, नहीं, दोनों अलग अलग है, तो और सिर्फ हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके देख लेना अपने आप से ताकि आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, लेट I6 इज इक्वल्स टू दिस एंड इफ f of x, g of x एंड आर पॉलिनोमियल्स ओवर द रिंग दिस देन fx प्लस gx आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप कर ही लोगे, कराने की तो जरूरत नहीं है। fx आपको दे रखा है कितना, 2x टू द पावर 0 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर, और इसमें ऐड करना है आपको 1x टू द पावर 0 4x प्लस 2x क्यूब को, और रिंग दे रखी है आपको इंटीजर्स की, एडिशन मॉडुलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, तो ऐड कर दो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, एडिशन मॉडुलो 6 है तो 3 6 से छोटा है तो 3x टू द पावर 0, 5 और 4 9, 9 को आप डिवाइड करो 6 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3x हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 6 से छोटा है तो 5x। अच्छा एक सेकेंड रुकेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसमें आप एक टर्म अपने आप से लेट करोगे 0x स्क्वायर। ऑल्सो gx में आपको दे रखा है 2x क्यूब, और इसमें x क्यूब नहीं है तो इसमें आप लेट करोगे 0x क्यूब। ठीक है, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट 0 है तो वो टर्म 0, 0 को किसी भी टर्म में ऐड करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 में 0 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 3 छोटा है 6 से, इसलिए डायरेक्टली 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2 0 ऐड करो 2 हो जाएगा, 2 6 से छोटा है तो 2x क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो 3x टू द पावर 0 प्लस 3x और 3x स्क्वायर और 2x क्यूब, 4 ऑप्शन हैं जिसमें से कि 3 ऑप्शन ऐसे जो कि इससे मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा सभी, एक ही क्वेश्चन दिया वैसे तो मैंने आपको, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि आपका पॉलिनोमियल रिंग कॉन्टिन्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि लेट आर बी यूक्लिडियन रिंग, आर क्या है यूक्लिडियन रिंग है, लेट ए और बी बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इन आर, ए और बी क्या है कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट है आर में, देन इफ बी इज अ यूनिट इन आर, यदि बी क्या है यूनिट है आर में तो क्या होता है आपको पता है, इसके लिए एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है कि जो ए बी है, क्या कहा इन्होंने कि आर कैसा यूक्लिडियन रिंग है और ए और बी कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट है यूक्लिडियन रिंग आर के, तब उस कंडीशन में बी को हम कहेंगे यूनिट आर के अंदर, कब यदि डी ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाए डी ऑफ ए के। क्यों आ जाए, क्योंकि हमने बी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया 1, क्योंकि इन्होंने कहा है बी क्या है यूनिट है आर में। अगर मान लो इन्होंने ये कहते कि ए कोई भी, अब तो इन्होंने ए भी लिया, सपोज दैट अगर ये कहते ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है किसका यूक्लिडियन रिंग आर का, तो उस कंडीशन में ए यूनिट एलिमेंट होगा, तो उसके लिए एंड ओनली कंडीशन क्या है कि डी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए डी ऑफ 1 के। क्लियर है बात, तो इस तरीके से तो ए और बी दो एलिमेंट लिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी डी ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा डी ऑफ ए के, बिकॉज बी क्या है यूनिट है आर में, तो बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 1। ऑप्शंस मैच कीजिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द नॉन जीरो एलिमेंट ए इन द यूक्लिडियन रिंग आर इज अ यूनिट इज दैट, यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है ए यूक्लिडियन रिंग आर में वो यूनिट होगा। अभी बताया अगर सिर्फ ये एक एलिमेंट ले लें, जैसे कि उन्होंने ले लिया ए, तो ये क्या होगा यूनिट होगा आर में। इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि डी ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए डी ऑफ 1 के इक्वल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आंखों के सामने यूनिट एलिमेंट वाला आ रहा है, सीधी सी बात है वही ट्रू है, बाकी भी पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, अ फील्ड हैज प्रॉपर आइडल्स। कोई भी फील्ड प्रॉपर आइडल्स रखती है, नहीं जी। सेकंड है, एवरी यूक्लिडियन हैज यूनिट एलिमेंट। हाँ जी, प्रत्येक जो यूक्लिडियन रिंग होगी वो क्या रखेगी, यूनिट एलिमेंट उसमें पजेस होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ फील्ड। तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग ऑलवेज। हर एक जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है वो कैसी होती है, यूक्लिडियन रिंग होती है। नेक्स्ट है, एवरी फील्ड इज अ यूक्लिडियन रिंग। कोई भी फील्ड, जो प्रत्येक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूक्लिडियन रिंग होता है। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक फील्ड हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी होता है, जो कि हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है, याद रखोगे सभी। थर्ड ऑप्शन है, एवरी यूक्लिडियन रिंग पजेस यूनिटी एलिमेंट। अभी हम ऊपर पढ़े हैं इससे पहले क्वेश्चन में कि प्रत्येक यूक्लिडियन रिंग में क्या होता है, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द नॉन जीरो एलिमेंट ए इन द यूक्लिडियन रिंग आर इज अ यूनिट इज। कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट ए के यूक्लिडियन रिंग में यूनिट होने की, वो क्या होगी। अभी लिखाई थी यही वाली कंडीशन, दोबारा से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी ऑफ 1। फिर है डी, ये भी सेम दे दिया कि इफ आर इज अ यूक्लिडियन रिंग एंड ए बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, देन कौन सी कंडीशन बताई थी, डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए। ठीक है, तो इस वाले में तो इन्होंने बुक में 4 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर से ही दे दिए। तो देखो, सिर्फ आप एक चीज का यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि सिर्फ क्या किया इन्होंने, लैंग्वेज में फेरबदल कर दिया, लैंग्वेज थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट कर दी, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 शैलो थ्योरम एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ g is equals to p to the power n where p is a prime number then the center। अब ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है, याद होगा तो कर दोगे। थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ g हमारा, ऑर्डर ऑफ g किसके इक्वल है, p टू दी पावर n के इक्वल है, वेयर p क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो उस कंडीशन में जो सेंटर होगा z वो आइडेंटिटी एलिमेंट e के इक्वल नहीं होगा। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, देख लेना, कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट z ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप g इज कॉल्ड द डैश ऑफ g। यानी कि सेट किसका, सभी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का किसी भी ग्रुप g के, वो क्या कहलाता है, g का z है, तो सीधी सी बात है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ a बिलोंग्स टू g देन n ऑफ a क्या है यहाँ पे, नॉर्मलाइजर ऑफ a। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ g विच कम्यूट विद a इज कॉल्ड द डैश ऑफ a इन g। यानी कि यदि a बिलोंग कर रहा है g को, तो n ऑफ a जो सेट होगा किसका, g के उन सभी एलिमेंट्स का जो कि a के साथ कम्यूट करें, उसको क्या बोलेंगे हम, g का। अगर आपको याद हो, मैंने आपको नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लिखाई थी, नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप जी लिखाई क्या थी, हाँ लिखाई थी या बताई थी, जो भी है। तो उसमें मैंने कहा था कि एन ऑफ ए जो होता है ये हमारा सेट होता है किसके, जी के सभी एलिमेंट्स का। सपोज दैट हमने एक्स कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। सो सच दैट जो सभी एलिमेंट्स होंगे जी के, वो कॉम्यूट करेंगे किसके साथ में, इस ए के साथ में। ए के साथ में कॉम्यूट मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स ए के इक्वल होगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस एन ऑफ ए को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजर बोलेंगे, किसका, ग्रुप जी का। क्या बोला मैंने, अगर एन ऑफ ए कोई भी सेट है जो कि कैसा है कि जी के सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और जी के सभी एलिमेंट्स जो है वो कॉम्यूट करते हैं ए के साथ में, तब उस कंडीशन में एन ऑफ ए को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजर बोलेंगे जी का। सो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन भी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव वालों के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन डैश रिलेशन ऑन द ग्रुप जी। ये आपको प्रूफ कराई थी थ्योरम कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो कैसे होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि हमारी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों कंडीशंस को क्या करता है, फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए कैसा होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A belongs to G then the set n of A is equals to X belongs to G such that AX is equals to XA is that normal subgroup of G। यानी कि यदि A बिलोंग करता है G को तो जो सेट होगा n ऑफ A जो कि किसकी इक्वल होगा, X belongs to G such that AX is equals to XA। क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का ऑलवेज या नॉट नेसेसरीली या एबिलियन या आइडेंटिटी। एक बात बताओ, जब मैंने आपको नॉर्मलाइजर ऑफ A कराया था तो मैंने थ्योरम कौन सी कराई थी, प्रूफ ओनली सब ग्रुप वाली। अगर आपको याद हो जो सेंटर वाली थ्योरम थी उसमें मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप कराया था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रॉपर्ली सारी क्लासेस ली हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप किसके लिए कंपलसरी बताया था, सेंटर के लिए, नॉर्मलाइजर के लिए नहीं। नॉर्मलाइजर के लिए सिर्फ सब ग्रुप वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी नॉट नेसेसरीली आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ जी is equals to p to the power n where p is a prime number then the center z। यानी यदि ऑर्डर ऑफ g किसके इक्वल है, p to the power n के, जहां पर p क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो सेंटर ऑफ z, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का कराया था कि सेंटर ऑफ z जो है वो हमारा डज नॉट इक्वल्स टू e होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऑर्डर ऑफ g is equals to p to the power n then p is the only prime dividing। यानी ऑर्डर ऑफ g यदि किसकी इक्वल है, p to the power n के इक्वल है, तो p केवल वो प्राइम होगा जो कि किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ p be a p shallow subgroup of g then the number of p shallow subgroups of g is equals to। ये शैलोस की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैंने बोला था पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ओनली, सब्जेक्टिव वालों के लिए इनका प्रूफ आपका नहीं आएगा बीएससी में। तो इसमें आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ p है वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ g को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, p is the only p shallow subgroup of G and only p is dash in G। तो इसमें आपको ध्यान रखना है p क्या हो, जो p है वो आपका ओनली p shallow subgroup होगा G का, किस कंडीशन में, यदि p कैसा हो, नॉर्मल हो G में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल ग्रुप हैज ओनली टू नॉर्मल सबग्रुप्स द ग्रुप इटसेल्फ एंड। सिंपल ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया था सिंपल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर क्या हो, दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी और एक वो खुद। और कोई भी पूछे सिंपल ग्रुप क्या होता है तो ये नहीं कहना कि वो ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है वो हमारा सिंपल ग्रुप होता है। क्या बोलोगे आप, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हो उसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, सिंपल ग्रुप कहोगे। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 और एक वो अपने आप। तो आपके पास में आंसर जो है वो 1 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इटसेल्फ इन्होंने खुद कहा है। इसी के साथ में ये सभी क्वेश्चंस होने के बाद में इस बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बुक में वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो जितना मैंने करा दिया उससे बाहर एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है मोस्टली। तो अपना इतना सब कुछ अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आज आपका ग्रुप एंडिंग थ्योरी कंप्लीट होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।